नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वैच्छिक दुनिया स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस एपिसोड में इस जो आज का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में हमने एक नगीने को बुलाया है, एक रत्न बुलाया है अपने स्टूडियो में, जिन्होंने भारत के तमाम राज्यों से साहित्यकारों को एक करने का काम किया है। एक संस्था के प्रमुख हैं वो, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कि किस संस्था के प्रमुख है। मैं ये उनके मुख से ही ये जो परिचय है मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो स्वयं डालें। मैं उनका नाम जरूर आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। उनका नाम है डॉक्टर संभाजी बाविस्कर। आप महाराष्ट्र से हैं, साहित्य सेवी हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को स्वयं दें। मुझे यहाँ मिश्रा साहब ने बुलाया, इसमें मैं बहुत आभारी हूँ। मेरा शुभ नाम है डॉक्टर बाविस्कर, महाराष्ट्र से विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ का कुलपति हूँ। 2 साल से अभी मेरा चयन हुआ है जी, और अभी मैं 20 राज्यों में साहित्यकारों का संगठन कर रहा हूँ और 20 राज्यों में शाखा की स्थापना की है। अच्छा, इसमें मैं आपका जो इष्टिकार देख पा रहा हूँ, आपने लिखा है कि विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर के आप अध्यक्ष भी हैं और महाराष्ट्र शाखा की। महाराष्ट्र शाखा की, राइट। तो महाराष्ट्र शाखा के आप अध्यक्ष हैं और केंद्रीय जो कार्यकारी है उसके आप कुलपति हैं, जिसके कुलपति पहले साहब रहा करते थे डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा। डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा पहले कुलपति। तो ये जो आपका विश्वविद्यालय है, जो हिंदी विद्यापीठ है जी, एक चीज और कुछ कंफ्यूजन है दिमाग में जी। ये जो विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ है, ये शैक्षिक संस्थानों से किस प्रकार अलग है या शैक्षिक संस्थान की? ये शैक्षिक संस्था है जी, लेकिन ये साहित्यकारों का सम्मान करने वाली भारत की एकमात्र संस्था, एक ही संस्था है। ठीक है। ऐसे राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार और प्रसार करने वाले 25 संस्थाएं वो छात्रों के परीक्षा लेती है और वो प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, परीक्षा फल भी दिए जाते हैं। लेकिन विक्रमशिला में भारत में एक ही ऐसी विद्यापीठ है जो सिर्फ सम्मान करती है और साहित्यकारों का, कवियों का, विद्वानों का, पत्रकारों का जिस फील्ड में जिस व्यक्ति ने बहुत उत्कृष्ट काम किया है उसका ये विद्यापीठ सम्मान करती है जी। चलिए एक सवाल के इस क्रम में पूछते हैं आपसे कि ये जो सम्मान आप करते हैं किन आधार पे करते हैं, किस आधार पे? हाँ, अगर एक प्रोफेसर है, एक प्रोफेसर में जो उसकी सेवा और उसने क्या ये देश के लिए, समाज के लिए काम करती है, वो फील्ड में कितना योगदान किया और कितना अच्छा काम किया, ये बायोडाटा हम स्वीकारते हैं जी। वो बायोडाटा स्वीकार करने के बाद उसके लिए जो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं अच्छे अच्छे काम करने के, उसके थेरस वो ले, और हमारी चयन समिति है, हर राज्य में चयन समिति होती है। वो चयन समिति वो आवेदन पत्र दिया जाता है, उसका जो जानकारी हमें मिलती है उसके आधार पर, बायोडाटा के आधार पर वो चयन समिति स्वीकार करती है। और हमारे 46 हम पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। 46 हमारे पास सम्मान है जी। ऐसा किसी भी हिंदी विद्यापीठ के पास ये सम्मान इतने नहीं है। हर फील्ड के हम सम्मानित करते हैं वो व्यक्ति के लिए। जैसे कि अगर जज हुआ, रिटायर्ड कलेक्टर हुआ या आगे कोई नीचे का कर्मचारी हुआ, उसका कोई सम्मान ही हुआ नहीं, लेकिन उसने बहुत त्याग किया है कि देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, उसकी पीठ किसी ने थपथपाई नहीं। तो ये विद्यापीठ उसकी पीठ थपथपाता है, उसका हौसला बढ़ाता है और उसके आगे बढ़ने के लिए चेतना देते हैं और उसका उत्साह बढ़ाते हैं। तो मेरे मन में और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जहाँ से शुरू करना चाहता हूँ, मेरी ख्याल से तारतम्यता वहीं से मिलेगी।
तारतम्यता ये कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो विद्यापीठ का जन्म है हाँ। वो कहाँ से हुआ? विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ का जन्म पाल वंश का संस्थापक गोपाल राजा था। वह 725 में सत्ता में आया और 770 उसका पुत्र धर्मपाल राजा बना। उसने अनेक 8वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की। यह विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय तक्षशिला विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ और विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ, यहाँ पर ये 3 विश्वविद्यालय भारत में थे और इसमें शैव शाक्य वैष्णव सारे संप्रदाय के छात्र विदुषी भी पढ़ते थे। इतिहासकार तारानाथ के अनुसार विक्रमशिला विश्वविद्यालय तत्कालीन विश्वविद्यालयों में सबसे बड़ा और विश्व में प्रसिद्ध विद्यापीठ था। इस विद्यापीठ में 108 आचार्य थे, 3 निरीक्षक थे, 10,000 छात्र अध्ययन रात दिन करते थे। उसमें तो 7 बड़े बड़े कमरे थे। रत्न वज्र जेतारी अधीश दीपंकर रत्नाकर शांति आदि ऐसे विद्वान और पढ़ाने वाले शिक्षक थे, जहाँ पर बड़े बड़े द्वार थे। प्रत्येक द्वार पर विद्वान बैठते थे और उसकी अनुमति से ही विद्यापीठ में प्रवेश मिलता था। ऐसा ये विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ 770 में धर्मपाल राजा ने स्थापित किया और ये चल रहा है। तो एक बात और बताइए कि विद्यापीठ हिंदी साहित्य के उत्थान के लिए तो कार्य कर रहा है जी, और जाहिर सी बात है इसीलिए आप सम्मानित भी कर रहे हैं जी। आपने जो है वो रखे हुए हैं, अभी तक 46 सम्मान में देख पा रहा हूँ जी। और ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपके द्वारा ही कि मानद सम्मान है, शाश्वत सम्मान है। हाँ। इनका किसी भी तरह से किसी प्रोफेशनल डिग्री के समान कोई मान्यता कोई संबंध नहीं है। हाँ, ये विद्यापीठ जो अभी सम्मान करती है डिग्री नहीं है और किसी भी सम्मान वो साहित्यकार के लिए या जो शिक्षा ग्रहण करते उनका फायदा करने वाला नहीं है जी। लेकिन समाज में और राष्ट्र के लिए वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाएगा, बड़ा साहित्यकार माना जाएगा, क्योंकि ये विद्यापीठ से सम्मानित होने वाला हर व्यक्ति ये बहुत बड़ा कहलाते हैं। नहीं, बिल्कुल बात सही है। अच्छा ये बताइए कि हो सकता है ये सवाल आपसे संबंधित ना भी हो जी, हो सकता है ये आपसे पहले से इसका ना हो जी, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विद्यावाचस्पति एक शब्द है, एक सम्मान है, हाँ, जो संयोगवश पीएचडी की जो हिंदी है विद्यावाचस्पति उससे सिमिलर है जी। तो ये संयोग है या ये जानबूझ के इसके पैरेलल सम्मान का नाम रखा गया है? ये अन्य दूसरे जो भारत में विद्यापीठ है जी, वहाँ पे विद्यावाचस्पति को पीएचडी समकक्ष माना जाए जी, ऐसा कहा गया। अब भ्रमण से ऐसा कर दिया गया कि ये पीएचडी जिसको विद्यावाचस्पति मिला उन्होंने अपने नाम के आगे पीएचडी लिखना शुरू कर दिया या डॉक्टर लिखना शुरू कर दिया। ये थोड़ा उनमें गैर समझ हो गया। तो ये विद्यापीठ हम ऐसा क्लियर करते हैं जिसको भी विद्यावाचस्पति मिला, विद्यासागर मिला, विद्यावाचस्पति जो विद्यापीठ ने अभी दिया है वही लिखा जाए, ऐसा में हमने वो कर दिया। और जो पहले दिया गया होगा या किसी ने लिखा गया होगा जिम्मेदारी से हमारी जिम्मेदारी अब बनती है कि हम ऐसे जो लिखा जाए उसको हम रोक दिया है, अभी भी रोकते हैं। मतलब अभी जब ये संज्ञान में आए कुछ मसले तो आपने यहाँ से चीजों को ठीक कर दिया, दुरुस्त कर दिया, पक्का दुरुस्त कर। और 5 साल से 10 साल से ये माहौल हमने बता दिया। अब लिखेंगे तो हमको पूछ के लिखेंगे साहब लिखा जाए या नहीं, क्योंकि हमारे उद्देश्य में ऐसा नहीं है।
चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। ये क्लियर होना समाज में स्पष्ट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये संदेश बड़ा गलत भी जाता है। कई बार हम असली और नकली का भेद नहीं। और उसके आगे हम ये कहना चाहते हैं, पीएचडी के जो प्रबंध लिखे जाते हैं अन्य वो परीक्षाएं होती है, प्रबंध लिखा जाता है, लेकिन हमारे विद्यापीठ में ऐसी परीक्षा नहीं है, ऐसे प्रबंध भी हम नहीं लिखते हैं। सिर्फ जो व्यक्ति है अपने जी जान से उसका हम बायोडाटा लेते हैं और उसको किस सम्मान से उसको समझाएं, वो हमारी चयन समिति उसको देती है। बिल्कुल, स्वैच्छिक दुनिया का मित्रों यही एक उद्देश्य है कि हम सही चीज हम चीजों को स्पष्ट करके लेके आए कि देखिए, एक बहुत बड़ी बात निकल के आई कि वाचस्पति एक मानद उपाधि है जिसका किसी अन्य विश्वविद्यालय वाली पीएचडी से कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं। ये केवल और केवल एक सम्मान है और इसे भी मानद मानने वाले हैं वो उसको मानद सम्मान ही इस्तेमाल करे, ना कि उसका कोई गैर वाजिब इस्तेमाल होना चाहिए। चलिए, ये मैं समझता हूँ स्वैच्छिक दुनिया ने एक बहुत बड़ा ठीक क्लेरिफिकेशन किया है कि आप भी, क्योंकि आप एक कुलपति हैं इस तो जिम्मेदारी से बात करता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, तो आपने कहा कि मैंने 20 प्रदेशों में 20 राज्यों में इस संस्थान की शाखाओं को बढ़ाने का काम किया है, तो चल रहा है। तो उसमें हमारा उत्तर या उत्तर प्रदेश में आप करने जा रहे हो 20 में है कि नहीं? अभी आ गया। चलिए, उसके लिए मैं आज 5 दिन उत्तर प्रदेश के आदरणीय कानपुर शहर में जी मैं ये भूमि को नमन करता हूँ और यहाँ पर उसका जो फाउंडेशन जो बोले जाता है यहाँ से शुरू होने जा रहा है। अच्छा। उत्तर प्रदेश की शाखाएं यहाँ कानपुर से गठित होगी और विद्यापीठ का। तो मैं चाहता हूँ कि एक तो आप अपने वक्तव्य में यहाँ के कुछ पदाधिकारियों जो ऊपर से प्रपोज हों उनका भी नाम लीजिए, और साथ में ये भी जानना चाहता हूँ कि यहाँ कानपुर में और उत्तर प्रदेश में इस संस्था की शाखा का उद्देश्य की जो एक स्थापना है, क्यों लगता है कि आपको यहाँ पे उनको स्थापित करना चाहिए? क्योंकि हिंदी ये उत्तर प्रदेश की मातृभाषा है। यहाँ पर विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ जो पहले किया होगा, क्या होगा, मैं पीछे का भूतकाल जानना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर ऐसे विद्वान लोग हैं, ऐसे साहित्यकार है, ऐसे कवि है, इतने महान पत्रकार है, उन लोगों के लिए यहाँ की जरूरी है। उनके लिए कुछ तो भी ताकत बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए शाखा का गठन। तो उसके बाद आप प्रदेश से क्या अपेक्षाएं करते हैं? मुझे अपेक्षा यही है साहित्यकारों का पूरा गठन हो जाए और जो अन्य जिलों में भी इर्द गिर्द छोटे और देहात में भी कुछ मेरे साहित्यकार हो गए जिनके पास कलम के लिए पैसा नहीं, कागज खरीदने के लिए भी पैसा नहीं, लेकिन वो बहुत अच्छा लिख सकते हैं, अच्छे कवि है, इनको भी शामिल किया जाए, ऐसी मेरी था। तो जो कार्यकारिणी आप बनाएंगे, मैं समझता हूँ कि भाई प्रदेश में तो बहुत सारे जिले हैं जी, तो खाली कानपुर ही नहीं, उसमें तो समस्त जिले के लोग आएंगे और शायद इसको आपने उत्तराखंड तक विस्तारित किया जी। तो आप जो अभी मेरे साथ बैठे हो, यही एक मेरी ताकत और यही मंडल मेरे विक्रमशिला को आगे बढ़ाएगा और आगे ले जाएगा। शाखा यहाँ आपके आशीर्वाद से स्थापन हो जाएगी और अधिवेशन भी होगा यहाँ पर, और भारतीय जो प्रदेश है उसका भी एक यहाँ अधिवेशन होना जरूरी है। ऐसी बहुत बढ़िया। अगला एक दिमाग में और प्रश्न आ रहा है कि जब आप यहाँ के शाखा प्रदेश शाखा को स्थापित कर देंगे और विभिन्न प्रदेशों में आपने शाखा, तो जो सम्मान देंगे उनका जो सम्मान पत्र होगा वो शाखा जो राज्य जो शाखाएं हैं वो निर्णय करेगी या आपकी केंद्रीय शाखा निर्णय करेगी? तो सवाल बहुत अच्छा पूछा आपने साहब आपने, मैं आपका क्यों ये केंद्रीय कार्यकारिणी की जो हमारी कार्यकारिणी का पदाधिकारी है ये चयन करते हैं
के जो भी आवेदन पत्र आएंगे और राज्य में वो सम्मान ले सकते हैं। हर राज्य में सम्मान लेने का हम अधिकार देते हैं, लेकिन प्रमाण पत्र ये केंद्रीय कार्यकारिणी से कुलपति थ्रू दिया जाता है। ठीक है, ये तो एक ही रास्ते से वन में ये काम चलेगा, क्योंकि कोई भी जाएगा कहाँ से लाएगा, इधर से लाएगा उधर से लाएगा, उसमें एक संतुलन नहीं होगा। इसलिए जहाँ भी जिस राज्य में कार्यक्रम होता है वो प्रमाण पत्र केंद्रीय कार्यकारिणी देती है। एक छोटा सा प्रश्न और दिमाग में आ रहा था कि जब केंद्रीय कार्यकारिणी आपका सम्मान देती है, बायोडाटा देखती है, आपने कहा उस बायोडाटा पे हम विचार भी करते हैं, क्या उस बायोडाटा को क्रॉस चेक भी करते हैं? बायोडाटा भेजूंगा तो लिखूंगा नहीं करते? अच्छा लिखेंगे, लेकिन उसमें हमारे क्रॉस करने वाले पदाधिकारी है। जैसा अगर हमारे दादा ने दो लोगों, दादा का नाम लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा कि दादा के लोग पहले भी आपने तो मुझे पूछा ही नहीं दादा का नाम। मैं तो दादा का नाम अभी से ले गया, क्यों कि दादा ने दो आवेदन पत्र अगर मेरे पास भेजे तो हमारे कटारिया साहब या आपको हम कहेंगे ये जो आवेदन पत्र आया भाई ये ठीक है, ये सही काम करते हैं क्या, वो रिपोर्ट आपके आ जाएंगे हमारे पास, हम तो खुद नहीं जाएंगे कि आपके ये विद्यापीठ की सहारा आप ही हो, मेरे भी सहारा आप ही रहेंगे, क्योंकि झूठ या गलत ढंग से प्रमाण पत्र किसी को दिया नहीं आए। कई सब्जी वाला भी ले, दर्जी वाला भी नहीं लेगा, लेकिन इसकी जांच। हाँ बिल्कुल, ये जांच होना, जांच जो शब्द है वो बहुत आवश्यक है, रिव्यू होना किसी बात का बड़ा आवश्यक है। और मित्रों मैं बताना चाहता हूँ कि आदरणीय संवाद जी ने दादा सब जो कहा, तो दादा से कंफ्यूज मत होइए, वो कानपुर नगर के और इस देश के महान साहित्यकार हैं आदरणीय अजीत सिंह राठौर कानपुरी जी, जो हमारे दर्शक दीर्घा में बैठे हुए। आप सामने से उनको दादा कह रहे हैं, लेकिन हमारे दर्शक अपने घरों में बैठे हैं, वो नहीं समझ पा रहे होंगे कि दादा कौन है, इसलिए मैंने उनका नाम उचित समझा देना। और इसी प्रकार आपने कटियार साहब का नाम दिया तो मैं बताना चाहता हूँ, श्री आदित्य सिंह कटियार जी, अजीत उपनाम से लिखते हैं। आप भी आज के इस कार्यक्रम के संयोजक हैं जी, आपके साथ उन्होंने पिछले 5 दिन कानपुर में जो है वो आप आए हैं, मेहमान है इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। हाँ, ये लोग आपके समक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं। कमलेश शुक्ला जी हैं, अर्चना सिंह चौहान जी हैं और हमारे तमाम साहित्य दर्शक वर्ग में बैठे हुए हैं लोग। तो चलिए मैं और एक बात और पूछता हूँ, क्या ये तो सम्मान तक बात हो गई, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर लिखने की एक आसक्ति है पर शक्ति नहीं है। हाँ, एक जो है वो इच्छा है। आपका जो विद्यापीठ है ये कुछ ऐसे भी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है जहाँ कार्यशालाएं हो, वर्कशॉप हो, विभिन्न देशों में खाली अधिवेशन तो उनके लिए होंगे जो सिर्फ, लेकिन जिनके मन में कुछ इच्छाएं हो, क्या प्रशिक्षुओं के लिए भी है या कोई प्लेटफॉर्म आप लेके आना चाहते हैं? तो हमने अभी तक किया नहीं जी, क्यों कि जब तक ये विद्यापीठ के पास आर्थिक सोर्स जब तक नहीं होता है तब तक हम किसी को कागज भी नहीं दे सकते हैं या पेन भी नहीं दे सकते हैं। इसलिए अब ये सब हमने संशोधन करके नया मॉडल में नया विचार को लाया है। क्योंकि 50 साल तक ये विद्यापीठ में पुराना चलता रहा, क्या क्या होते रहा, लेकिन उसमें हम बदलाव किया है और ये 2 साल में बहुत सही ढंग से सही जगह पे विद्यापीठ को कामकाज के लिए काम करने के हेतु तैयार किया है। आप हेल्प करने के लिए लोग कहते हैं, अगर विद्यापीठ को अगर दाता मिल जाता है तो हम गरीब विद्यार्थी को, ऐसे जो भी जहाँ साहित्यकार के पास कुछ भी नहीं है, ऐसे साहित्यकार को हम थोड़ा सहायता कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, हम लोग उम्मीद करेंगे कि ये जो विद्यापीठ है के जो उपक्रम है वो आगे बढ़ते रहें और सामाजिक रूप से हमारी चिंता खाली ये हो जाती है कि ऐसा ना हो कि वो सम्मान पाने के लिए कहीं कोई आर्थिक प्रलोभन से किसी प्रकार से वो चीज़ें आगे बढ़े। लेकिन ये भी सवाल बहुत अच्छा किया। हम सम्मान कर देते हैं तो उसकी नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फी, पंजीकरण हम कहते हैं। विद्यापीठ में
जिसको हम सम्मान करते हैं उसका पंजीकरण हम करा लेते हैं, क्योंकि कोई बोगस न समझे, कोई बोगस न कहे, ज्वाली न कहे। इसलिए उसकी जो भी कार्यक्रम में जो भोजन रहता है, भोजन हम देते हैं, प्रमाण पत्र देते हैं, निवास व्यवस्था करते हैं, चाय नाश्ता देते हैं, और नॉमिनल फी हम ये साहित्यकार से लेते हैं और उसकी रसीद भी देते हैं। अगर पैसा कम हो गया तो मिश्रा साहब जैसे को हम रिक्वेस्ट करते, भाई थोड़ा अन्नदान कर दीजिए और थोड़ा हमारा 2-4 खुर्ची का थोड़ा सहायता कर दीजिए, साहित्यकार बैठ सके। ऐसे हम थोड़ा सा सहायता करके प्रोग्राम पूरा कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल ये पारदर्शिता होनी चाहिए, और इसीलिए स्वैच्छिक दुनिया के इस स्टूडियो में मैं आपसे वो सारे सवाल भी पूछ ले रहा हूँ जो अनौपचारिक हैं और जिनका हो सकता है बाद में आप मुझसे कहें कि ऐसे सवाल आपने क्यों किए, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि हमारे दर्शकों तक सही बात निकल के जाए ताकि एक स्वस्थ जो चिंतन है वो हो सके। चलिए, कोई और आपके मन में संदेश हो जो हमारे दर्शकों के लिए हो, लेकिन इससे भी पहले मैं एक और छोटा सा आपको आपके समक्ष आना चाहता हूँ, और वो परिचय ये है कि जिन संभाजी को हमने इतनी सारी बातें पूछी विद्यापीठ के बारे में, एक प्रतिनिधित्व के बारे में, हम एक छोटा सा परिचय जानना चाहते हैं कि आपकी जो आजीविका रही, आपकी जो शुरुआत रही, आपका जो साहित्य, वो कुछ व्यक्तिगत भी आपको जरूर जानना चाहता है जी। बहुत मिसाल साहब ने अंदर किया, मैं समझा कि ये बाहर नहीं चलेगा, नहीं बुझ गए, तो अंदर से जो कुछ मेरी बातें हैं कहना जरूरी है। मैं शासन दरबार का गैजेटेड ऑफिसर क्लास 2 सेवा में रहा भारत सरकार की, महाराष्ट्र सरकार की ईमानदारी से। उसके बाद 20 साल तक मैं ये हिंदी का प्रचार और प्रचार करता रहा। 10 साल मुंबई हिंदी विद्यापीठ एक है, नाम अगर किसी ने सुना होगा तो बम्बई में, वो 20 साल काम करता रहा और 10 साल से विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ का सेवा में, और पूरा समर्पित जीवन है, इसमें कोई गहराई नहीं। और सच्चाई ये है कि ये जो मैं हिंदी का प्रेम है मेरा, मैं तो उसे बहुत कुर्बान हूँ तन मन धन से। मेरी आधी पेंशन गवर्नमेंट की ये भी इस विद्यापीठ को खर्च करता हूँ। बहुत पैसा मेरा विद्यापीठ के लिए मैं यहाँ देता हूँ, और आधा पैसे से मेरा परिवार। इसलिए मुझे गर्व है कि ये विद्यापीठ को आगे ले जाने के लिए जो अपने को आत्म शांति मिलती है, मैंने भी जीवन में कुछ तो भी करके बताया, ये मार्ग से हम चल रहे हैं। और सारा हिंदुस्तान, सारा भारत में सारे राज्य के लोग, जहाँ तमिलनाडु में, आंध्र में हमको विरोध करते थे, वहाँ पे भी मैं जा पहुँचा और बोला ये हिंदुस्तान है और हिंदी है, आप भी तो हिंदुस्तान में रहते हो, घर की भाषा तो घर में रखिए, अब लेकिन ये तो हिंदुस्तान की भाषा है, इसे अपनाओ और चलो साथ में, कुछ लेना नहीं है कुछ देना नहीं है, हम तो कुछ मांगने नहीं आए, सिर्फ आपका प्रेम लेने आए। तो वहाँ पे भी शाखा बन गई है और उन लोगों ने बहुत स्वागत किया। समझते हैं सब हिंदी, लेकिन अपनाना नहीं चाहते कई राज्यों में। फिर भी हम कोशिश, जहाँ हिंदी नहीं चलती है वहाँ हम जाते हैं। जैसा जो कवि रवि न देखे कवि, जो कवि देखे रवि, ऐसी एक कहावत है हमारे। जहाँ पहुँचे रवि हाँ, से हमारी विद्यापीठ को हम ले जा रहे हैं। और भारत में हर राज्य में मेरे 5 लोग आपके जैसे 5-6 लोग ऐसे ही हैं, 5 पांडव के जैसे, ऐसे कर्मठ भी है खतरनाक, खड़े हो जाते हैं तो कहते हैं कि हम आ रहे हैं, क्यों? कुछ देने आ रहे हैं, लेने नहीं। ऐसे भी विचारधारा की क्रांतिकारक तो बन गए हैं, और इनके सहयोग से मैं और आप सबका आशीर्वाद से, दादा जैसे कर्मठ लोग हैं खतरनाक, ऐसे अभ्यासक लोग हैं, बहुत विद्वान लोग हैं जिन्होंने, ऐसे भी लोग हमारे साथ आशीर्वाद देके चल रहे और विद्यापीठ काम कर रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
तो मित्रों, ये थे डॉक्टर संभाजी वावुरकर। एक बात आपने नहीं बताई, मैं जानता था कि एक लाइन है कि वृक्ष कबहु नहीं फल बगै, नदी न संचय धीर, कहा जाता था, वो इन्होंने नहीं बताया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर के कुलपति भी हैं और प्रादेशिक शाखा महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी हैं, और इसके साथ साथ देखिए कई सारे पुरस्कार मेरे सामने हैं, मैं इनको पढ़ना चाहता हूँ जरूर ताकि आपको मालूम हो। आप विद्या वाचस्पति हैं, विद्यासागर हैं, विद्यापीठोधारक हैं, भारत गौरव हैं, मानस भूषण, महाराष्ट्र विद्यापीठ कर्मी, मानस शिरोमणि, स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुरस्कार, महात्मा ज्योतिबा फुले फेलोशिप, नेशनल महाराष्ट्र भूषण वर्धा महाराष्ट्र। आप इन तमाम पुरस्कारों से सम्मानित हैं, और जो व्यक्ति इतने पुरस्कारों से सम्मानित होता है, इतने उच्च पद पर होता है, और उससे भी बड़ी स्तुत्य और प्रणम्य बात यह है कि आपने बताया कि आपने अपनी पेंशन का आधा भाग इस साहित्य सेवा में लगाया है। ये निश्चित रूप से बड़ी बात है, बड़ी महानता का विषय है। जहाँ यहाँ पे हमारी जीविका नहीं चलती, वहाँ किसी ने अपनी आधी सैलरी, आधी पेंशन कहीं पे निकाल के दी है। सर, मैं आपका बहुत बहुत इस्तेमाल करता हूँ, बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ कि आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतना समय दिया, इतनी पारदर्शी बातें करी, और अपने मित्रों से कहता हूँ, अपने दर्शकों से कहता हूँ कि इसके बाद भी बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो आपके दिमाग में होंगे, बहुत सारे सुझाव ऐसे होंगे जो आपके मनों में होंगे, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आइए, अपने उन सुझावों को, अपने उन को कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम उस सवाल को फिर से समझ के अपने दर्शकों तक पहुंचा सके, और अगर आवश्यक हो तो फिर से इन्हें इसी स्टूडियो में बुला सके और इन सवालों का क्लैरिफिकेशन कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजीव मिश्रा पूरा आपसे विदा लेता हूँ, अगले कार्यक्रम में मिलने के लिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now.